प्यासी आत्मा। पाटन। राजन बहुत डरा हुआ था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोनी घायल अवस्था में थी, लेकिन राजन से प्यार पाने के लिए परेशान थी। शराब के नशे में मदहोश राजन, उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इतना नशे में था कि अपना होश गवा बैठा और सोनी को अपने बाजू में उठाया और बेड पर लेकर सुला दिया और अपनी पत्नी का दर्जा देते हुए उसके साथ सुहाग रात भी मनाया। फिर जैसे तैसे ये रात बीत गई। सुबह 4 बजे के करीब राजन को थोड़ा नींद आया। सोनी अभी भी उसके बाहों में सोई हुई थी और उसके बदन में कोई कपड़ा नहीं था। सुबह 6 बजे के करीब सोनी के मम्मी पापा घर में आए और अपने बेटी को ऐसे हालत में देखकर घबरा गए और राजन को उधर से खींचकर बाहर कर दिया और थप्पड़ मारे। लेकिन तभी सोनी को भी जब उठाए और थप्पड़ मारे तो उनको एहसास हुआ कि उन्होंने किसी लाश को थप्पड़ मार दिया है, क्योंकि उनकी बेटी का शरीर पूरा बेजान है। उधर राजन जब समझ पाया कि सोनी तो मर चुकी है, तब वो उधर से भाग गया। बिना पूछे मुड़े, बिना पीछे देखे वो भागता रहा और दूर धीमी गति से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसी में वो चढ़ गया। डिब्बा बिल्कुल खाली था, अंधेरा था और वो बहुत हाँफ रहा था और उसी जगह पर आंखें बंद करके वो फ्लैट हो गया। सोनी के बापू ने कुछ दूरी तक पीछा किया था, लेकिन उसको पकड़ नहीं सके। फिर जैसे ही वो वापस आए, मुकुट दूसरे कमरे से चिल्लाया, माँ देखो कितना सारा खून है यहाँ। ये सुनते ही सोनी की मम्मी पापा भागे भागे उस कमरे में गए और देखे पूरा कमरे में खून है। उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। इसी बीच में सोनी के पापा मेज पर रखा एक कागज़ देखे। कागज़ में लिखा हुआ था, मेरी हत्या राजन ने की है। उसने मेरे सिर पर हथौड़ा मारकर मुझे मार दिया है। कमला का भी हत्या उसी ने किया है। मैं राजन को प्यार करती थी और इसीलिए मैं उसके साथ सुहागरात मनाना चाहती थी, लेकिन अब इस खूनी राजन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। एक नहीं, 2 खून की सज़ा। एक सज़ा देश का कानून देगा उसे और दूसरी सज़ा कमला देगी। मुझे माफ़ कर देना मम्मी पापा, और मुकुट तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना और जब तक कुछ बन ना जाना, इस प्यार के चंगुल में कभी मत फंसना। आपकी लाडली सोनी। इस चिट्ठी को पढ़कर सोनी के पापा हैरान हो गए। कुछ अजीब व गरीब सा पहली था इसमें। इतनी बुरी तरीके से घायल अवस्था में सोनी ने ये चिट्ठी लिखा कैसे, और वो भी इतना अच्छा हैंडराइटिंग, और ऐसे अवस्था में राजन के साथ सुहाग रात। और अगर वो घायल थी, जिंदा थी, डॉक्टर को बुला सकती थी, पुलिस को फ़ोन कर सकती थी, और कुछ नहीं तो मुझे कॉल कर सकती थी। और इसका क्या मतलब? देश का कानून, कमला, और उसे कैसे मालूम है कि राजन ने कमला को हत्या किया है? और अगर उसे ये मालूम है तो उसने सुहाग रात क्यों मनाया? ये एक ऐसी पहेली है जो सबके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। तभी पुलिस आ गई और अपने स्तर पे उसने इस केस का छानबीन शुरू कर दिया। पार्ट 11। इंस्पेक्टर ने जाने के बाद राधा ने पापा को कहा कि पापा, कमला का खून भैया नहीं किया है। जब रात में वो घर आए थे तब उसने मुझको देखकर, तू कमला, तू यहाँ कैसे? मैंने तो तुझको मार दिया था, ये सब कह रहा था। तब पापा ने कहा, ये क्या बोल रही है तू, और बिना सोचे समझे इस तरह का बातें ना बोला कर। वो तेरा भाई है। आज तो तूने बोल दिया, लेकिन इसके बाद कभी भी ऐसा बात मत करना। हो सकता है कि उस कमला ने ही उसको उकसाया हो, उसको अपने जाल में फंसाया हो, और हो सकता है कुछ मजबूर होकर तेरे भैया ने उसको मार दिया, या फिर ये भी हो सकता है उस लड़की ने ही सुसाइड कर लिया और इल्ज़ाम तेरे भैया के सर पर आ गया।
क्योंकि जवानी में अक्सर लड़कियां अंधी हो जाती है और पैसे वाले लड़कों को फंसाना चाहती है। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे, सच्चाई को जाने कुछ मत बोलना। और वैसे भी मेरा बेटा किसी भी लड़की का जान नहीं ले सकता। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, या उसका कोई मजबूरी हो सकता है जिसका हमें पता नहीं है। पापा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर भाई को इस तरह भागना नहीं चाहिए था। हमारे साथ बात करना चाहिए था। हम लोग ज़रूर उसको बचा लेते। देख राधा, ये बात तो पक्की है कि कमला कोई चुड़ैल है या कोई भयंकर भूत है। तभी तेरे चेहरे पर उसने अपना नकाब लगा दिया, राजन को डराया, खाने में खून मिला दिया। ये कमला कोई भयंकर प्रेतनी है जो राजन को बुरी तरह से चाहती है, उसे पुलिस के जाल में फंसाना चाहती है, उससे किसी का हत्या करवाना चाहती है जिससे वो हमेशा के लिए जेल में चला जाए। लेकिन पापा, लेकिन कुछ नहीं। तो इस बात को याद रख और अपनी मम्मी से इस बारे में कोई बात मत करना, क्योंकि औरतों का जुबान जो है ना, वो जल्दी फिसलती है। जो मेरे बेटे का मौत का कारण हो सकता है, मैं आज अघोर बाबा के पास ज़रूर जाऊंगा और उनसे मैं पूछता हूँ इसका कोई उपाय। ठीक है पापा, ये बोलकर राधा दूसरे कमरे में चली गई। कमला की माँ रुक्मिणी घर में सिलाई का काम करती थी और पापा रोशन, वो भी टेलर मास्टर थे। उनके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं था, फिर भी घर चल रहा था। जो पैसा बचता था उसी से बेटी को पढ़ाई करवाते थे। उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उनको उम्मीद थी कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसको ज़रूर कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उनका आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन कमला की मौत ने सब खत्म कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब कमला की लाश उनके घर आई तो माँ पापा डर गए, दुखी हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन बिताएंगे। उन्होंने बेटी से कहा, तू तो इस घर की लक्ष्मी थी, तुझे क्या पता कि एक जवान बेटी अगर माँ पापा को छोड़कर चली जाए तो उनके दिल पर क्या बीतती है। लेकिन बेटा, हम छोड़ेंगे नहीं उसे जिसने तेरे साथ ऐसा किया। हम उसको चैन से नहीं जीने देंगे। तेरी मौत का बदला हम लोग ज़रूर लेंगे। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, सर, मेरी बेटी का कातिल का पता चला? उसका कोई ठिकाना या फिर कुछ? और अगर अभी तक वो पकड़ा नहीं गया तो क्यों नहीं पकड़ा गया? मुझे इंसाफ चाहिए सर। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, उसके आत्मा की शांति के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। एक दिन पहले इसकी सांसें चल रही थी, मुझसे बात कर रही थी, मेरे संग हंस बोल रही थी। कितना सारा उसका प्लानिंग था कि उसको बाद में क्या क्या करना है। पापा, बस 1-2 साल और फिर मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, आप लोगों का परेशानी दूर कर दूंगी। कितना सारा सपना था उसका, सब खत्म हो गया। तब इंस्पेक्टर ने रोशन लाल को कहा कि अभी तक जितनी भी सबूत मिला है उसके आधार पर कमला का कातिल राजन ही है, जो उसके क्लास में ही पढ़ता था। लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन ऐसा क्यों नहीं पकड़ा गया? वो अभी नहीं पकड़ा गया है, लेकिन कल रात उसने और एक लड़के का खून कर दिया है। और इस बार जिस लड़के का खून किया है वो भी उसके क्लास में ही पढ़ती है, जो उससे प्यार करती थी। एक अच्छी बात है कि उस लड़की ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिख के गई है और उस चिट्ठी में उसने साफ साफ लिखा है कि राजन ने ही उसका हत्या की है। अब तो पुलिस से वो बच ही नहीं पाएगा। क्या एक और लड़की को उसने मार दिया? ये खबर सुनकर रोशन लाल जी जमीन पर बैठ गए और बोलने लगे, ऐसे पापी को तो तरपा तरपा कर मार देना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपनी बेटी के चेहरे पर निगाह जमा दी। देखने लगे अपने बेटी के चेहरे को। एक और लड़की की हत्या। अचानक
उसे एहसास हुआ कि जैसे उसकी बेटी ने अपनी पलकें झपका रही है। ये देखकर रोशन लाल जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, ये कैसा करिश्मा है। और तभी उनके सामने अंतरिक्ष में कुछ शब्द उभरने लगे, जिन्हें जोड़कर उन्होंने पढ़ा, मैं अपने कातिल को 1 मिनट वाली मौत नहीं दूंगी पापा, उसे लंबी मौत दूंगी। इसीलिए भागने दो उसे, तड़पने दो उसे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उसको भागते हुए देखकर और उसको ऐसे डर डर के जीते हुए देखकर। पार्ट 12। रत्तीलाल जब अघोर भोले बाबा से मिलने गए तब उस समय पर हवन चल रहा था। कुछ हड्डियाँ उधर बिखरी पड़ी थी, शराब के बोतल भी पड़े थे, कुछ कटे हुए नींबू पड़े थे, कुछ काले रंग के झोले थे और कुछ देवी देवताओं के चित्र थे। और अंदर से बहुत भयंकर सी आवाज़ें आ रही थी। कोई रो रहा था तो कोई हंस रहा था, कोई चीख रहा था। ये आवाज़ें दीवार से भी आ रही थी, छत से भी आ रही थी, हवन कुंड से भी आ रही थी। इन आवाज़ों के पीछे क्या राज था, रत्तीलाल के लिए इस बात को समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन कुल मिलाकर माहौल बहुत ही डरावना था। कुछ जजमान बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे अपनी बारी आने के लिए। बाहर जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे उनसे ही रत्तीलाल ने बात की। किसी की लड़की की मिर्गी का दौरा है, किसी का पत्नी नींद में अजीब अजीब बातें बोलते रहती है, किसी को अचानक कुछ अजीबोगरीब दौरा आने लगता है, झूमने लगता है, और किसी की लड़की अचानक अपनी छाती को पीटने लगती है। तो यही सब कारण लेकर हर लोग अघोर बाबा से मिलने आए थे। अघोर भोले बाबा का ये घर एक हवेली नामा घर था। अंदर बहुत सारा कमरा था और भोले बाबा का शिष्य जो लोग थे वो लोग उस कमरे में रहते थे। सबसे बाहर एक ऑफिस भी था। वहाँ पर एक डायरी रखी रहती थी जहाँ पर सब अपने अपना फरियाद लिखते थे। जब रत्तीलाल अघोर भोले बाबा के यहाँ पहुँचे तो उनको भी वो डायरी दी गई और उन्होंने उधर लिखा। उन्होंने लिखा, मेरे बेटे का नाम राजन है, वो मेरा एक लौता बेटा है, क्लास 12 में पढ़ता है। उसका उम्र है 17 साल। पिछले 2 दिन से एक कमला नाम की डायन उसको परेशान कर रही है और इस डायन से मेरे बेटे को बचाना है। उसने मेरे बेटे पर हमला किया, मेरे बेटे ने अपना जान बचाया। कमला नाम की इस डायन ने जिंदा रहते हुए भी मेरे बेटे को परेशान किया और अब मर कर भी मेरे बेटे को परेशान कर रही है। मुझे अपने बेटे को उस डायन से बचाना है। वो डायन बहुत शक्तिशाली है, मेरे घर में आ गया और अभी मेरे बेटे को भगा रहा है। इस समय वो कहाँ है मुझे नहीं पता। मुझे अपने बेटे राजन के बारे में कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। पहला प्रश्न, मेरे बेटा इस समय पर कहाँ है? दूसरा प्रश्न, मेरे बेटा कब घर आएगा? तीसरा प्रश्न, मेरे बेटे को उस डायन से मुक्ति कब मिलेगी? रत्तीलाल, फ़ोन नंबर 91865786... डायरी के इस पृष्ठ को फोटोकॉपी कर अंदर भेज दिया गया और उसको भी प्रतीक्षा करने के लिए बोल दिया गया। कुछ घंटे बाद उसको बुलाया। पार्ट 13। जय हो बाबा रत्तीलाल की। सर झुकाकर अघोर भोले बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने हाथ उठाकर रत्तीलाल को आशीर्वाद दिया और बोला, तुम्हारे बेटे ने कुमारी कन्या की हत्या किया है और इस समय वो एक मालगाड़ी में बैठा हुआ है, मुंबई जा रहा है। यह है तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर। तुम्हारे बेटे को मैं अपने मंत्र की शक्ति से इधर बुला सकता हूँ, लेकिन ये सही नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और उसके लिए, किसी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम्हारे बेटे को हर एक लड़की में कमला नजर आती है, तो ये सही नहीं है। तुम्हारे बेटे ने सिर्फ कमला को ही नहीं और एक लड़की सोनी का भी खून किया है, क्योंकि सोनी में उसको कमला दिखी थी और
और उसने उसका जान ले लिया था। अगर वो घर लौट कर आता है तो तुम्हारे बेटी में वो कमला को देख सकता है और उसको मार सकता है। यह है तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। और जिस दिन वो सच्चे मन से अपना गुनाह को मान लेगा और किसी का जान बचाते हुए अपना जान गवा बैठेगा, उस दिन कमला को मुक्ति मिल जाएगी। यह है तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। बाबा भोले द्वारा अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाकर रत्तीलाल निराश हो गया, विशेष रूप पर तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनकर, जो उसके बेटे की मौत का फरमान था। जिस दिन वो सच्चे मन से अपने गुनाह को मान लेगा और किसी का जान बचाते हुए अपना जान गंवा देगा, तब कमला को मुक्ति मिलेगी। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बहुत खतरनाक है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि शायद अपनी बहन में भी कमला को देखेगा और जान ले लेगा। रत्तीलाल अपना सर पकड़ कर उधर ही बैठ गया और बाबा से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए बाबा? बाबा भी कुछ देर के लिए आंख बंद कर लिया और फिर बोले, भूल जाओ अपने बेटे को और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे बेटे को सद्बुद्धि दे और उस मृत आत्मा से तुम्हारे बेटे को मुक्ति दे दे। और हाँ, अब उस मृत आत्मा को, मतलब कमला को, कभी भी डायन मत बोलना, बल्कि वो एक पवित्र आत्मा है। क्योंकि अगर तुम्हारे बेटे ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता तो वह आज जिंदा होती। तेरे बेटे ने ही उसका खून किया है, उसके मासूमियत का फायदा उठाया है। अब इस चारों प्रश्न का उत्तर का 4,000 रुपये मुंशी बाबा के अकाउंट में जमा करके अपने घर चला जा। रत्तीलाल ने भी वही किया। बाहर आकर काउंटर में 4,000 जमा करके घर चला गया। घर आते नहीं जब उनकी पत्नी ने पूछा कि बाबा ने क्या कहा, तब रत्तीलाल ने कहा कि सब खत्म हो गया और अपना जवान बेटा अपने हाथों से निकल गया। मैं सोचता था कि शायद मेरा बेटा सही है और ये कमला डायन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बेटे का ही कसूर है, उसने ही कमला का हत्या किया है। और बाबा का तो कहना ये है कि जब हमारा बेटा सुधर जाएगा और किसी का जान बचाते हुए वो अपना जान गवा बैठेगा, तब उसको मुक्ति मिलेगी। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। इस लड़के ने अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दिया। मेरा बिजनेस, मेरा भविष्य सब अंधकार कर दिया और इस पूरे परिवार के मुंह में उसने काली पोत दी। पार्ट 14। थका हारा राजन मालगाड़ी के डिब्बे में कब सो गया उसको पता ही नहीं चला, और जब वो उसका आँख खुला तो सामने एक बहुत खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। तो उसने उस लड़की से पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आई है? तो लड़की ने कहा, ये सवाल तो मैं भी तुझसे पूछ सकती हूँ कि तू कौन है और कहाँ से आया है। मैं राजन हूँ और एक लड़के का खून करके मैं भागते भागते इधर आ गया और बहुत थका हुआ था इसलिए सो गया। लेकिन तू कौन है? अच्छा, मैं तो एक चोरनी हूँ। एक लड़के का पर्स साफ किया और वो मेरे पीछे भाग रहा था, तो मुझे इस मालगाड़ी दिखी तो मैं इधर चढ़ गई। लेकिन मैं बहुत अमीर बाप का बेटा हूँ, मैं पकड़ा भी गया तो मैं छूट जाऊँगा। तू इतना अमीर है इसीलिए पुलिस तेरे पीछे भाग रहा है और तू पैसे वाला है, और तेरा पैसा किस काम का और कब काम आएगी? बिकॉज अभी तेरे पास कितना पैसा है, जबकि मेरे पास अभी 4,000 है। मैं पकड़ी भी गई तो 1-2 हज़ार देकर छूट जाऊंगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का जेल हो सकती है। लेकिन तेरा क्या होगा? तुझे तो फांसी हो जाएगा। तू बुद्धू है, इस देश का कानून तुझे पता नहीं है। मेरा एज अभी तक 18 साल नहीं हुआ है तो मुझे सुधार गृह में भेजा जाएगा और उधर से मैं छूट जाऊंगा। ओहो यस, मुझे भी याद नहीं था, मेरा भी तो एज 18 साल नहीं हुआ है, तो मैं भी छूट जाऊंगी। मैंने तो इस बात को सोचा ही नहीं था। वैसे तूने मर्डर किया क्यों? मैं एक इडियट हूँ। उस लड़की के साथ मैं मस्ती करना चाहता था, जबकि वो लड़की राजी नहीं था, और उधर ही गुस्से में एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए उस लड़की का खून हो गया। सही में तो बेवकूफ़ी है। मस्ती करना था तो किसी ऐसे लड़की से करना चाहिए था जो राजी है, जो
तेरे इस सभी चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं करती तब ये सब कांड ही नहीं होता। मैंने कहा ना, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, इसी कारण मैंने उस लड़की के पीछे पड़ गया और पता नहीं कैसे मुझसे इतना बड़ा भूल हो गया। और पुलिस अभी मेरे पीछे पड़ी हुई है। ओहो, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है मेरा राजा, बल्कि यूँ समझ ले कि नया लाइफ स्टार्ट कर सकता है तू, जिस लाइफ में सिर्फ तू और मैं होंगी। यूँ समझ कि तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर तू अपने पिछली वाली लाइफ में जाना चाहेगा तो पुलिस तेरे पीछे पड़ेगी, घर वाले भी तुझे शायद ना अपनाए, और अपना भी ले, पुलिस भी छोड़ दे, तब भी दुनिया वाले, पड़ोसी वाले, आसपास के लोग तुझे इतना ताना मारेंगे कि तुझे लगेगा कि मैं सुइसाइड ही कर लूँ। इससे अच्छा है कि चल हम दोनों एक नया लाइफ स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़े से रहेंगे। क्या बोलता है? सही कहा, यही सही होगा। अब घर जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं, घर को भूल जाना ही बेहतर है और इस नए लाइफ को शुरू करना चाहिए। थैंक्स यार। वैसे तेरा नाम क्या है? फिर से तूने गलत बात किया। पिछला लाइफ का कोई नाम वाम याद नहीं रखना है। मैं तुझे राजा बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, तो तू भी मेरा कोई भी नाम रख दे और चल नया नाम लेकर हम लोग अपना नया लाइफ शुरू करते हैं। हमारे पास अभी ढेर सारा पैसा तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएंगे। अभी तक तो मैं अकेली थी, लेकिन अब तू मेरे साथ होगा तो मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा। हम लोग पति पत्नी के रूप में शहर में कहीं रह लेंगे, लोग उतना डाउट नहीं करेंगे तब। और क्या है ना कि घर वाले रहते हैं, हम लोग लवर्स होंगे तो लोग डाउट भी करते हैं, कुछ बोलते भी रहते हैं, लेकिन हम लोग शादीशुदा बन कर रहेंगे तो कोई नहीं डाउट करेगा, सपोर्ट भी मिलेगा हमें सबका। फ़िलहाल तो मेरे पास 4,000 है और इस 4,000 से हम लोग एक घर भाड़ा ले लेंगे और फिर मैं फिर से कोई जेब वेब काट लूँगी। तू भी कुछ कर लेना, ऐसे हम मिल बांट कर चला लेंगे, कोई बात नहीं। चल हाथ मिला। राजन ने कहा, ये ले, मिला दिया हाथ। ठीक है, चल तेरा नाम आज से मैं रानी रख देती हूँ। नहीं, रानी नहीं चलेगा, क्योंकि तू राजा मैं रानी, ऐसा नाम होगा तो लोग शक करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं तुझे राजेश कुमार बोलकर बुलाऊंगी और तू मुझे एक काम करना, रानी कुमारी बोलना। क्या ठीक है ना? एकदम ठीक है। चल जल्दी से मेरे सिंदूर, एक सिंदूर है मेरे पास, इससे मेरा मांग भर दे। क्या? अरे घबरा मत, ये असली का सिंदूर नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए है, लोग शक ना करे इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, ये ले, भर दिया। इतना कहकर राजा ने अपनी रानी के मांग सिंदूर से भर दिए। रानी ने कहा, अब तेरा मुझ पर पूरा हक है, तू कुछ भी कर सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तू मेरा बाबू है आज से और मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ये कहते हुए उसने राजा को अपनी बाहों में ले लिया।